हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कहानी सीरियल किलर की भी है और भाई बहन के अटूट रिश्ते की भी है। खून का ये नाता ही ऐसा है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेनेशन शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर क्ले क्लब और जिया कुमारी जी को बहुत बहुत थैंक्स। जेंगू मेहनती लड़का है। वो एक आइस फैक्ट्री में काम करता है और पार्ट टाइम गार्बेज डिस्पोजल का काम भी करता है। उसे एक छोटी क्यूट सी सिस्टर भी है जिसका नाम उनी है, जो लंच टाइम में अपने भाई के लिए रोज टिफिन लाया करती है। उनी की खूबसूरती मर्दों को उसकी ओर अट्रैक्ट करती है। जेंगू के कलीग भी इस बात पर उनी से फ्लर्ट करते हैं, खास करके डोजी। ये बात जेंगू को गुस्सा दिलाती रहती है। आखिर अपनी खूबसूरत सिस्टर को दुनिया से बचा के रखे तो कैसे। जेंगू उनी को छोटे छोटे कपड़े पहनने से मना करता रहता है, मगर उनी नहीं मानती। जेंगू के माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो जिस जगह रहता है वो टाउन अब रीडेवलप होने जा रहा है, तो काफी लोग घर बार छोड़ के चले गए हैं, मगर एक केमिस्ट की शॉप अभी भी वहाँ टिकी हुई है, जिसका ओनर है मिंजू, जो जेंटलमैन किस्म का इंसान है। एक दिन उनी उसके शॉप आती है तो उसके अचानक पीरियड्स शुरू होते हैं। मिंजू उसकी हेल्प करता है, मगर जेंगू के लिए हर पराया इंसान उसकी खूबसूरत सिस्टर का दुश्मन है। अब हमारे सामने आती है सियोनी। टाउन के लोग उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। वो उसे डायन समझते हैं, जिसका साया पड़ जाए तो मौत होती है, ऐसा लोगों का मानना है। सियोनी उनकी बदतमीजी को बिना रिएक्ट के सहन करती रहती है। जेंगू ने अपने घर के नीचे ही अपना कबाड़ी का गोडाउन बनाया है, जिसमें उसके साथ उसका कजिन मियोंग भी काम करता है। जहां बनाए छोटे पुल में वो लड़कियों के पीरियड्स में खराब हुए अंडरगारमेंट्स को प्रोसेसिंग करने का काम करता है। मियोंग बुद्धू किस्म का लड़का है, मगर जेंगू उसे अपना फैमिली मेंबर मानता है। जेंगू दिन में कम से कम 10 बार तो उनी को कॉल करके उसकी खैरियत जानता रहता है। मियोंग उनी को पसंद करता है, मगर अपनी फीलिंग्स जेंगू के सामने जाहिर करने की उसकी हिम्मत नहीं। ऐसे में एक दिन उनी की मुलाकात सियोनी से होती है। वो उससे तुरंत दोस्ती करती है। उनी उससे पूछती है, क्या तुम आत्माओं से बातें करती हो? सियोनी कहती है, ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे लोगों की मौतें दिखती है। उनी उससे कहती है, तो मेरी मौत के बारे में भी कुछ बताओ। सियोनी कहती है, वैसे तो हर कोई मरने वाला है, मगर पहले से मौत को जान के दुखी क्यों होना। तभी सियोनी को एक बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। मस्ती मजाक में उनी जैसे ही सियोनी को छूती है, सियोनी की आंखों के सामने विजन्स आने लगते हैं। उसे सीढ़ियों से चढ़ती उनी दिखती है कि तभी एक अनजान शख्स उनी को दबोचता है। उनी उससे बचने की नाकामयाब कोशिश करती है, मगर अपने आप को बचा नहीं पाती। उनी की मौत देख के सियोनी शॉक होती है। रोज शाम की तरह जेंगू अपने पेरेंट्स की याद में मोमबत्ती जला के उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उनी का ख्याल रखेगा, उसकी रक्षा करेगा। काफी देर होने के बाद भी जब उनी नहीं आती तो वो उसे ढूंढने निकलता है। यहाँ उनी एक पार्लर में हेयर कटिंग कर रही होती है। उसका सपना है कि खुद का पार्लर हो। जेंगू उसे वहां से उठा के घर ले आता है। वो नहीं चाहता उसकी सिस्टर ब्यूटिशियन में अपना करियर करे। वो चाहता है उनी बहुत पढ़े। उसकी फीस के लिए तो वो दिन रात मेहनत करता रहता है। जिस बात पर दोनों का झगड़ा होता है, वो उनी से कहता है, रीडेवलपमेंट के बाद हम ये जगह बेच के सियोल जाएंगे। अब वो गुस्से से उनी को रूम में बंद करके बाहर चला जाता है। दूसरी ओर सियोनी टेंशन में है, क्योंकि आज की रात ही उनी की मौत लिखी है। जेंगू घर के सामने के एक छोटे से बार में जाके अपने कलीग्स के साथ शराब पीने बैठता है, जिस बार में वहाँ की लैंडलॉर्ड जूली भी बैठी है। जूली जेंगू से कहती है, तुम जैसे लोग जो रीडेवलपमेंट को विरोध कर रहे हैं, उसी की वजह से ये काम रुका हुआ है। तो डोजी जेंगू से कहता है कि किस दिन डेवलपर के आदमी आके तुम्हारी सिस्टर को हैरेस करेंगे तो क्या करोगे। जेंगू उससे कहता है, तुम कोशिश करके देखो तो पता चलेगा मैं क्या कर सकता हूँ। वो डोजी से कहता है, किसी दिन तुम तुम्हारी आइस फैक्ट्री दाव पे लगाना, मैं मेरा घर दाव पे लगाऊंगा, देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ घर में बंद उनी बेसमेंट से बाहर जाने के लिए जमीन पे लगा दरवाजा खुलती है, तो उसे नीचे कोई लड़की दिखाई देती है। तभी अचानक एक अनजान आदमी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आता है और उनी को दबोचता है। उनी उससे भागने की कोशिश करती है, तो वो उनी को बुरी तरह घायल करके उसे मारने मुड़ता है। उनी उससे एक ही बात कहती है, मेरा भाई मुझे ढूंढ ही लेगा। अब वो आदमी उनी को मार देता है। यहाँ जेंगू होटल से उनी के लिए कुछ खाना लेके घर पहुंचता है, मगर जब रात भर उनी घर नहीं आती तो वो कंप्लेंट लिखाने पुलिस स्टेशन जाता है। इंस्पेक्टर जैको जेंगू को दिलासा देता है कि 3 दिन में उसकी सिस्टर घर लौटेगी, तो वो चिंता ना करे। दूसरे दिन सुबह सियोनी जेंगू को मिलने उसके कबाड़ खाने आती है। वो उसे कुछ बताना चाहती है, मगर डर के मारे बता नहीं पाती कि तभी जेंगू को टैंक में डूबी हुई उनी की लाश दिखाई देती है। अपनी प्यारी छोटी बहन की लाश देख के वो बस रोता रह जाता है। उन्हीं के लास्ट रिचुअल के लिए मोहल्ले के लोग बीच पे जमा होते हैं। जेंगू दूर गुमसुम बैठा है।
सबको मियोंग पे शक है क्योंकि वो उन्हीं का दीवाना था। तो डोजी कहता है कि उन्हीं इतना मेकअप करके बाहर जाती थी, बुरी नजर तो पड़ेगी ही। रिचुअल के अनुसार चावल को पीतल की कटोरी में बांध के समुंदर में छोड़ा जाएगा। अगर कटोरी पानी में तैरने लगी तो इसका मतलब है आत्मा को शांति नहीं मिली। शमन कटोरी को कपड़े में बांध के पानी में फेंकती है कि तभी पास ही खड़ी सियोनी को शमन के कंधों पे खड़ी एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो उसे हमेशा दिखाई देती है। यहाँ पानी में फेंकी हुई कटोरी पानी में डूब के फिर से सतह पे आती है और तैरते हुए पासी के एक पत्थर से टकराती है। उस पत्थर पे उन्हीं का वही मर्डरर खड़ा है। जैंगू उसे देखता है। मर्डरर ने अपने चेहरे पे हैट ओढ़ ली है। वो गर्दन को एक झटका देता है। अब जैसे ही जैंगू उसे टोकता है वो मर्डरर भागना शुरू करता है। तो अब जैंगू भी उसका पीछा करने लगता है। काफी लंबे चेस के बावजूद जैंगू उसे पकड़ नहीं पाता, मगर जमीन पे वो मर्डरर के शूज के निशान देख लेता है। अब वो शू की दुकान में जाके उसी मेक के शूज ढूंढ लेता है। शॉप वाला उससे कहता है कि आजकल इन्हीं स्टार शूज का स्टाइल है, रोड पे कई लोग इसी शूज को पहने हुए नजर आते हैं। तो जैंगू समझ जाता है शूज के जरिए मर्डरर तक नहीं पहुंचा जा सकता। तभी उसे सियोनी दिखाई देती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम उन्हीं के बारे में कुछ जानती हो, क्योंकि कल सुबह तुम मेरे घर आई थी। उन्हीं उससे कहती है मैंने उन्हीं की मौत देखी थी, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं खुद इन बातों से तंग आ चुकी हूँ। इतना कह के वो चली जाती है कि तभी इंस्पेक्टर जैको आके जैंगू से कहता है कि उसने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है। उस सस्पेक्ट के पास उन्हीं को लिखे 1000 लेटर मिले हैं और उसी ने उन्हीं को आज तक 1 दर्जन के ऊपर गिफ्ट भेजे हैं। मर्डर के दिन इस सस्पेक्ट ने 2 बार उन्हीं को कॉल किया था। वो कोई और नहीं बल्कि जैंगू का कजिन मियोंग है। मियोंग के घर से उन्हीं के अंडरगारमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। जैंगू जैको को समझाता है कि उस दिन फाइनल रिचुअल के दिन असली कातिल वहां मौजूद था और खुद उन्हीं की आत्मा ने ब्रास की कटोरी के जरिए उसकी तरफ इशारा किया था। जैको उससे कहता है ये जादू टोना वाली बातें मुझसे मत करो। वो मियोंग को ही उन्हीं का कातिल ठहराने पे तुला हुआ है, क्योंकि दुराचार की 40% केस में घर का मेंबर या रिश्तेदारी क्राइम में इन्वॉल्व होता है। जैंगू उसे समझाता है कि मियोंग ठरकी है मगर कातिल नहीं है। तभी जैको के असिस्टेंट से पता चलता है कि मर्डरर ने उन्हीं पे दुराचार नहीं किया था, सिर्फ टॉर्चर करके मारा था। यानी किलर का इरादा हवस नहीं कुछ और था। फिर भी जैको मियोंग को कस्टडी में रखता है। उन्हीं की मौत ने जैंगू को पूरी तरह तोड़ दिया है। तभी उसे उन्हीं के फोन से कॉल आता है जिससे जैंगू शॉक होता है। उन्हीं का फोन वो मर्डरर अपने साथ ले गया था। जैंगू कॉल उठाता है मगर सामने से कोई जवाब नहीं आता। तो अब जैंगू टेलीकॉम सर्विस सेंटर जाके वहाँ की लेडी से उन्हीं के उस कॉल का लोकेशन मांगता है, मगर वो उससे कहती है कि ओनर के पर्सनल रिक्वेस्ट के सिवाय वो उसे लोकेशन दे नहीं सकती, उन्हीं तो मर चुकी है। तो जैंगू उसे कहाँ से लाता। मजबूर होकर जैंगू बाहर आता है तो उसकी नज़र सड़क से गुजरती सियोनी पे जाती है। सियोनी एक बस में चढ़ती है तो उसके पीछे पीछे जैंगू भी बस में चढ़ जाता है। बस में कुछ लोग सियोनी को पागल समझ के परेशान करने लगते हैं। जैंगू उनसे सियोनी को बचाता है। वो सियोनी से कहता है मैं तुम्हारी एक हेल्प चाहता हूँ। अब जैंगू सियोनी को ही उन्हीं बना के टेलीकॉम सर्विस सेंटर में ले जाता है तो वहाँ की लेडी जैंगू को उन्हीं के मोबाइल का लोकेशन देती है। जैंगू सियोनी के साथ उस लोकेशन को तलाशते हुए एक पुरानी बस्ती पहुँचता है जो अब वीरान पड़ी है। वो एक घर तक पहुँच जाते हैं कि उसे किसी की आहट लगती है। दोनों छुप जाते हैं। दरअसल वो वीरान पड़ा घर डोजी और जूली अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करते थे। तभी जैंगू की नजर बाहर की तरफ जाती है जहाँ कोई अनजान आदमी जूली की उस अय्याशी पे नजर रखे हुए है। वो वही किलर है जो उस दिन जैंगू से बच के भागा था। तो अब जैंगू सियोनी को अकेला छोड़ के उस किलर के पीछे जाता है। जैंगू कंफर्मेशन के लिए उन्हीं को कॉल लगाता है। अब जैसे ही किलर के पास रखा उन्हीं का फोन बजने लगता है तो जैंगू समझ जाता है वही उन्हीं का किलर है। किलर जैंगू को देख के भागता है। दोनों में फिर से चेस शुरू होता है, मगर इस बार भी किलर जैंगू के हाथ से निकल जाता है। किलर को ढूंढते हुए जैंगू मियोंग से टकराता है। मियोंग उसे बताता है कि बिना सबूत के चलते पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जैंगू मेन रोड पे आता है तो उसकी नज़र केमिस्ट शॉप की ओर जाती है जिसका ओनर मिंजू अभी अभी कई से लौटा है। शक के चलते जैंगू शॉप के अंदर जाता है। मिंजू उन्हीं की मौत को लेके जैंगू से अफसोस जताता है और नेक दिल से कुछ चीजें अपनी तरफ से जैंगू को फ्री में देता है। तभी वहाँ पे जूली आती है और मिंजू से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मांगती है। दूर खड़ा जैंगू मिरर में मिंजू को उसी तरह गर्दन को झटका देते हुए देखता है
जैसे उस दिन किलर ने दिया था। तो अब जेंगू का शक पक्का होता है कि हो ना हो मिंजू उन्हीं का कातिल है। यहाँ सियोनी अभी भी उस सुनसान घर में खड़ी है कि तभी उसे उसी छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। तो दूसरी ओर जेंगू मिंजू के जाते ही उसके केमिस्ट शॉप के अंदर घुस जाता है और शॉप की तलाशी लेने लगता है कि उसे वहाँ रखे शूज दिखाई देते हैं। वो शूज बिल्कुल वैसे ही है जैसे मर्डरर पहना करता है। यहाँ सियोनी घर से निकल के सुनसान गली से जा रही होती है कि जूली उससे टकराती है। तो सियोनी को विजन्स आने लगते हैं जिसमें उसे किसी दरवाजे पे लिखा 612 का आंकड़ा, नीचे गिरे रुपए, गले में लटकता क्रॉस का लॉकेट और जूली दिखाई देती है। जूली जैसे ही 99 बोलती है कोई तो उसे दबोचता है। सियोनी ने जूली की मौत देखी थी। अब जूली उन सुनसान गलियों से पैसे गिनते हुए जाने लगती है कि उसे 612 लिखा हुआ एक गेट दिखाई देता है। गेट के नीचे पड़ा हुआ नोट देख के वो उसे उठाती है कि तभी उस गेट के अंदर से वो किलर जूली को अंदर खींच लेता है। दूसरी ओर जेंगू को याद आता है कि वो सियोनी को अकेला छोड़ के आया था। तो वो उन सुनसान गलियों में लौटता है। वो एक दरवाजे के सामने खड़ी सियोनी को देखता है जिस पर 612 लिखा हुआ है। जेंगू दरवाजा खोल के अंदर आता है तो उसे जमीन पे पड़ा जूली का लॉकेट दिखाई देता है। जूली का किसी ने बेदर्दी से मर्डर किया है। अब क्राइम सीन पे पुलिस आती है। जेंगू जैको के सामने मिंजू का शू रखते हुए उससे कहता है कि मिंजू ही सीरियल किलर है, मगर जैको उससे कहता है कि मिंजू तो बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे तो उल्टा तुम पे शक हो रहा है, उन्हीं की बॉडी तुम्हारे घर में पाई गई तो जूली के मर्डर को भी तुम्ही ने सामने लाया। जेंगू उससे कहता है जूली के मर्डर का संकेत उसे सियोनी ने दिया। जैको इस डायन वाली बात से तंग आ चुका है। उन्हीं के मर्डर को 1 हफ्ता हुआ है मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, जिससे जेंगू जैको पे गुस्सा होता है। किलर बाहर बेखौफ घूम रहा है और पुलिस आराम कर रही है। यहाँ सियोनी की मौसी उसे घर से निकाल देती है तो जेंगू उसे अपने घर ले आके खाना खिलाता है। जेंगू ने उन्हीं की राख अभी भी पानी में नहीं बहाई। उसने फैसला किया है जब तक वो अपनी सिस्टर के कातिल को नहीं ढूंढता वो ये रिचुअल पूरा नहीं करेगा। सियोनी जेंगू से कहती है उन्हीं मुझसे दोस्त की तरह पेश आई थी और मैं उसे बचा नहीं सकी, जो मेरे संपर्क में आता है मर जाता है। जेंगू उससे कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वही हुआ जो तकदीर में लिखा था। अब जेंगू सियोनी के फोन में अपना नंबर सेव करता है और उससे कहता है कि आइंदा अगर उसे वो छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई दे तो वो उसे कॉल करे, क्योंकि वही आत्मा दिखने के बाद सियोनी को विजन्स आते हैं और किसी न किसी की मौत होती है। अब जेंगू मिंजू पे नजर रखने लगता है। वो मिंजू को किसी न किसी की मदद करते हुए देखता है। मिंजू एक असाइलम में जाके एक मेंटल पेशेंट के बाल काट रहा होता है। उस पेशेंट को उसके लड़के मिलने नहीं आते। मिंजू उससे कहता है मैंने कोई फार्मेसी की डिग्री नहीं ली, फिर भी मैं मेरे डैडी की केमिस्ट शॉप चलाता हूँ। तभी जेंगू वहाँ आके मिंजू को भला बुरा कहता है और उस पेशेंट से कहता है ये आदमी किलर है, एक दिन तुम्हें भी मार देगा। तो गुस्से में आके मिंजू जेंगू को दीवार पे पटक देता है। वो उससे कहता है अपनी लिमिट में रहो। अब जेंगू उस बार में जाता है जो उसके घर के सामने ही है। तो उसे बार के बाहर लगाया हुआ सीसीटीवी कैमरा नजर आता है। तो अब वो उस कैमरा ने रिकॉर्ड की हुई उस रात की फुटेज देखता है जिस दिन उन्हीं का मर्डर हुआ था, क्योंकि उसके घर का रास्ता वहीं से गुजरता है। तो उसे उसमें उन्हीं के मर्डर के 10 मिनट पहले आती एक सफेद कार दिखाई देती है जिसमें से मिंजू नीचे उतरता है। वो बार में न जाकर फिर से कार की तरफ मुड़ता है। सबको यही लगता है कि मिंजू फिर से कार में जाके बैठ गया। तभी कैमरा में जेंगू को मियोंग दिखाई देता है। यहाँ सियोनी कॉलेज की 2 लड़कियों को आपस में बातें करते हुए सुनती है, जिससे पता चलता है कि किसी ठरकी आदमी ने उनमें से एक लड़की को मजे करने के लिए ओल्ड स्कूल बुलाया है। तभी सियोनी को फिर से उसी बच्ची का भूत दिखाई देता है और उसे विजन्स आते हैं जिसमें एक टावर क्लॉक, पेट से खून बहता एक आदमी और रेड क्रॉस दिखाई देता है। तो अब सियोनी को लगता है कि उस लड़की का मर्डर होने वाला है। वो जेंगू को कॉल लगाती है मगर जेंगू अपना मोबाइल कार में छोड़ के आया है। तो अब सियोनी उस लड़की का पीछा करते हुए ओल्ड स्कूल पहुंचती है तो उसे अंदर वो लड़की किसी के साथ दिखाई देती है। यहाँ जेंगू मियोंग से मिलके उससे पूछता है कि उस रात वो बार के यहाँ क्या कर रहा था, क्योंकि उस बार के पीछे ही जेंगू का घर है। मियोंग बताता है कि वो घर गया था मगर वहाँ उन्हीं नहीं थी। जेंगू उससे पूछता है कि क्या उसने कार के अंदर मिंजू को देखा था। मियोंग कहता है कार के अंदर तो कोई नहीं था, मतलब मिंजू कार के इंजन को चालू रख के कहीं चला गया था। जेंगू को पता चलता है कि जहाँ कार पार्क की गई थी ठीक उसके पीछे ही उसका कबाड़ खाना है जहाँ उन्हीं की लाश मिली थी, मतलब मिंजू उस वक्त उसके घर गया था। यहाँ ओल्ड स्कूल में मिंजू ने ही उस लड़की को बुलाया था। मिंजू उससे कहता है कि किसी लड़की को लेके जब मुझे कोई चीज खाई जाती है तो मैं उस लड़की से मिलता हूँ, मगर मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो उस लड़की को पैसे देता है। तो लड़की मजाक में मिंजू से पूछती है क्या तुम वही हो
जिसने उनी और जूली का मर्डर किया है। वो सुन के मिंजू उस लड़की को मारने मुड़ता है तो बाहर खड़ी सियोनी विंडो का ग्लास तोड़ती है और मिंजू को कुछ करने से रोकती है। दूसरी ओर जेंगवू मिंजू को मारने उसके शॉप जाता है, मगर वहाँ मिंजू नहीं होता। अब जब वो अपने टेम्पो लौटता है तो उसे सियोनी का वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें उसने कहा होता है कि किसी का मर्डर होने वाला है। उसने अपने विजन्स में एक टावर क्लॉक देखा, रेड क्रॉस का रिफ्लेक्शन देखा और किसी को जख्मी होते हुए भी देखा और वो ओल्ड स्कूल जा रही है। तो अब जेंगवू सियोनी को कॉल करता है। सियोनी के मोबाइल की रिंग सुन के अंदर खड़ा मिंजू अलर्ट हो जाता है और उसके पास पहुंचता है। सियोनी की चीख सुन के जेंगवू समझ जाता है सियोनी खतरे में है, तो वो भागते हुए स्कूल की तरफ निकलता है। रास्ते में वो जैको को कॉल करके सब बताता है, तो जैको भी न चाहते हुए भी स्कूल की तरफ निकलता है। यहाँ स्कूल में बेहोश पड़ी सियोनी को होश आता है। पास ही बैठे मिंजू को देख के वो डर से कांपने लगती है। तभी जेंगवू वहाँ पहुँच जाता है। जेंगवू के हाथ में लगे बैंडेज को देख के सियोनी को याद आता है कि विजन्स में उसने जिस जख्मी आदमी को देखा था उसके हाथ पे भी बैंडेज लगा था, मतलब जेंगवू की मौत होने वाली है। तभी पुलिस वहाँ आके सबको पुलिस स्टेशन ले जाती है। सियोनी पुलिस से झूठ कहती है कि उसने किसी लड़की का पीछा नहीं किया। मिंजू बताता है कि सियोनी बाहर बेहोश पड़ी थी तो मैं उसे अंदर ले आया। जेंगवू बस और रिएक्ट हो रहा है। तो अब जैको जेंगवू की पिटाई करके उससे कहता है, मैं यहाँ जी जान से केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हमें मिसलीड कर रहे हो। सियोनी अपने आप को दोष देते हुए टाउन छोड़ के जाने की बात कहती है। जेंगवू को लॉकअप में डाल दिया जाता है तो मिंजू को छोड़ दिया जाता है। वहाँ से निकलते हुए मिंजू जेंगवू को उन्हीं के टॉर्चरिंग का वीडियो दिखाते हुए उससे कहता है, वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी सिस्टर का मर्डर किया। वीडियो में उन्हीं कहती दिखाई देती है कि मेरा भाई मुझे ढूंढते हुए तुम तक जरूर पहुंचेगा। वो वीडियो देख के जेंगवू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मिंजू जेंगवू से कहता है, ये तुम्हारी सिस्टर के मर्डर का सबूत है, तो बताओ मैं इसे डिलीट करूँ या रखूँ? अगर इसे रखा तो समझ लेना सियोनी मरेगी। तुम अपनी सिस्टर के मर्डर का सबूत चाहते हो या सियोनी की जिंदगी? मजबूर जेंगवू मिंजू को वीडियो डिलीट करने बोलता है। मिंजू वीडियो डिलीट करता है और जेंगवू से कहता है, फिर भी मैं सियोनी को मारने वाला हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ सियोनी को फिर से उसी छोटी बच्ची का भूत दिखाई देता है। वो उसके पीछे पीछे हिल के एक पुराने घर पहुँचती है। दूसरी ओर जैको अपनी कार से मिंजू को घर छोड़ने जाता है कि रास्ते में उसे उसके असिस्टेंट का फोन आता है। वो जैको से कहता है, हिल पे जो वीरान पड़ा घर है वहाँ कुछ साल पहले एक फैमिली का मर्डर हुआ था। उस घर का मालिक लीशेन नाम का केमिस्ट था। लीशेन की दूसरी शादी होते ही वो अचानक बहुत बीमार हुआ। उसे टीना नाम की एक लड़की थी जो मंदबुद्धि थी। तो अब फ्लैशबैक के जरिए हमारे सामने वो कहानी आती है। लीशेन को वेंटिलेटर के जरिए जिंदा रखा गया है और ये टीना वही लड़की है जिसकी आत्मा सियोनी को दिखाई देती है। उस मासूम टीना को फुसला के उसकी सौतेली माँ और उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया था। उसी वक्त घर में आए मिंजू को अपने डैडी की यानी लीशेन की लाश दिखाई दी। मिंजू ये बात बताने अपनी सौतेली माँ के पास गया तो उसे पीट के बंदी बनाया गया। अपनी सिस्टर टीना की लाश देख के मिंजू और भी शॉक हो गया। मिंजू किसी तरह वहां से बाहर आया और उसने अपनी अय्याश सौतेली माँ और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर किया। पुलिस को घर में लीशेन, टीना, सौतेली माँ और उस बॉयफ्रेंड की डेड बॉडीज मिली। उस हादसे की वजह से मिंजू के दिमाग पे असर हुआ। वो कई सालों तक असाइलम में था। हाल ही में ठीक होके वो लौटा था। मिंजू कभी कॉलेज गया ही नहीं, फिर भी अपने बाप का केमिस्ट का शॉप चला रहा था। पिछली सीट पे बैठा मिंजू उनकी ये बातें सुनता है और जैको को मार देता है। यहाँ जेंगवू लॉकअप से भाग जाता है और सीधा केमिस्ट शॉप पहुंचता है, मगर वहाँ मिंजू नहीं होता। तभी उसे वहाँ दरवाजे पे क्रॉस का निशान दिखाई देता है। उसे याद आता है कि सियोनी ने अपने विजन्स में ऐसा ही क्रॉस देखा था। तो वो याद करता है कि ऐसा निशान उसने और कहाँ देखा था। दूसरी ओर सियोनी उस पुराने घर पहुंचती है तो उसे वो टावर क्लॉक दिखता है। तभी मिंजू भी वहाँ पहुंचता है। मिंजू उससे कहता है, ये टाउन रीडेवलप हो रहा है, लगता है मुझे दूसरे टाउन जाके अपनी शिकार को ढूंढना पड़ेगा। सियोनी उससे कहती है, तुम्हारी सिस्टर टीना ये सब नहीं चाहती। वो मेरे जरिए तुम्हें मर्डर करने से रोकना चाहती है क्योंकि मैं आत्माओं को देख सकती हूँ। मिंजू कहता है, मैं, मेरे डैडी और टीना कितने खुश थे। एक गंदी औरत ने हमारे घर को बर्बाद किया। मैं उन औरतों से नफरत करता हूँ जो अपने जिस्म की नुमाइश करके मर्दों को ललचाती है। मेरी सौतेली माँ ने मेरे डैडी को ऐसे ही फंसाया। शादी के बाद भी वो बाहर मुंह मारती रही। तुम भी उस जेंगू के साथ अपना मुंह काला कर चुकी होगी, तुम्हें भी मरना होगा। अब मिंजू पत्थर से सियोनी को मारने मुड़ता है और उससे कहता है, हर गंदी औरत को मरना होगा। तभी जेंगू उस पुराने घर पहुंचता है। दरवाजे पे उसे वो रेड क्रॉस दिखाई देता है। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है मिंजू उस पे हमला करता है। जेंगू को वहाँ घायल पड़ी सियोनी दिखाई देती है। सियोनी उससे कहती है, तुम मरने वाले हो, यहाँ से भाग जाओ। अब मिंजू जेंगू के गले में रस्सी का फंदा डाल के
उसे मारने की कोशिश करता है तो जैंगवू उसके सर पे गमला मार देता है। मिंजू पे पागलपन सवार है। जैंगवू उसे स्क्रू ड्राइवर से मारने जाता है तो मिंजू वही स्क्रू ड्राइवर उसके पेट में घुसा देता है। तभी पीछे से टीना की आत्मा मिंजू को रोकती है। टीना को देख के मिंजू इमोशनल होता है। जैंगवू उससे कहता है हर भाई अपनी छोटी सिस्टर से प्यार करता है, उसकी मौत वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम्हारी सिस्टर की मौत ने तुम्हें पागल बनाया तो मेरी सिस्टर की मौत ने मुझे पागल बनाया है। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। जैंगवू मिंजू के साथ अपने आप को ऊपर से नीचे झोंक देता है। मिंजू नीचे गिर के मर जाता है तो विंडो से लटकता जैंगवू बच जाता है। सियोनी को मिंजू के लाश के पास बैठी टीना की आत्मा दिखाई देती है। अब जैंगवू सियोनी के साथ समुंदर किनारे जाके उन्हीं की राख को पानी में बहा देता है और अपनी प्यारी सिस्टर की अंतिम रिचुअल को पूरी करता है। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।